सभी देशवासियों को चित्रकूट त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। आप सब आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं पुनः एक बार एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरुआत से पहले शॉर्टकटली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही टॉप सीक्रेट है ना। तो आप एक लाइन या दो लाइन के बाद खुद ही समझ जाएंगे कि ये टॉपिक है कौन सा। तो देखिए, मैंने उस दिन आपको तत्वों के बारे में बताया था। आशा करता हूं आप लोगों ने याद कर लिया होगा 20 तत्व और उसके प्रतीक याद कर लिए होंगे। अब मैं आपको कुछ संयोजकता के बारे में बता देता हूं। कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिएगा। परमाणु, एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम सोडियम का उदाहरण लेके चलते हैं। एक परमाणु में जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं तो बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षाओं में होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हम सब लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। मिला के 11 हो गए। तो जब किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हो, किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन हो बाहर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग कहते हैं उदासीन परमाणु। हालांकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि ये उदासीन परमाणु है। ना इस पे कोई धनात्मक चार्ज है ना ऋणात्मक चार्ज है। लेकिन अगर कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पे धनावेश आ जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो धनी होगा वही ना इलेक्ट्रॉन देगा। ऋणी आदमी तो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब समझ लो पैसा। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, त्याग देता है, उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी धनात्मक आवेशित या धनावेश कहते हैं। इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जैसे हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, है ना। तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में, हालांकि क्लोरीन 17 नंबर पे आता है तो इसमें 17 प्रोटॉन हुए, है ना। तो बाहर इलेक्ट्रॉन भी 17 हुए, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। इस तरह से तो ये अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक का मतलब बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ले और देकर पूरा करना। तो ये भी अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके अब ये तो खत्म हो जाएगी, पूरी शेल खत्म हो जाएगी। तो Na पॉजिटिव जब बनेगा तो ये सेल तो खत्म हो गई। तो फिर अंतिम सेल यही कहलाएगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका अष्टक पूरा हो गया। अगर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ऋणावेश आ जाता है, एक ऋणावेश आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपनी संयोजकता को 8 कंप्लीट करने को संयोजकता कहते हैं। अपने 8 अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के लेने और देने की जो टेंडेंसी है वही संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कभी भी 4 से, सामान्य रूप से कहें तो संयोजकता कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, यदि किसी निकाय के बाह्यतम कोश में, अब हम मान लेते हैं ये सोडियम नहीं कोई और है, तो इसके बाह्यतम कोश में अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, है ना। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो वैलेंसी यानी संयोजकता होगी 3 ऋणावेश हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ये 5 लेने की बजाय 3 छोड़ना पसंद करेगा, तो इसकी 3 धनावेश हो जाएगा, 3 पॉजिटिव इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसका मतलब यदि किसी के बाह्यतम कक्षा में जैसे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 दे भी सकता है, यानी उसकी संयोजकता ±4 हो जाएगी। अर्थात संयोजकता कभी भी सामान्य रूप से 4 से अधिक नहीं होती है। हालांकि डी ब्लॉक के तत्वों में अपवाद पाए जाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं जो 10वीं क्लास तक की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे चीजें बताता हूं जो संयोजकता 1 से लेके +1 से लेके -1 तक की प्रदर्शित करते हैं, जो अक्सर परमाणु और उनसे रिलेटेड बातों में आ जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, भूलिएगा मत। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या चीज है समझिएगा। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, वैसे भी याद आसानी से हो सकती है। ऐसी चीजें जिनकी संयोजकता 1 पॉजिटिव होती है, इसको याद करते हैं, जो हमारे काम की हैं, जो हमें काम आती है। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और एयू का मतलब बताया हुआ है आपको, सोना, और एजी यानी चांदी। इन सबकी संयोजकता 1 होती है। याद करने का तरीका, हेलिना की सोना चांदी, मतलब हेलिना का कुछ रहा होगा, हेलिना कोई लड़की है ना, तो उसकी सोना और चांदी का कोई आभूषण रहा होगा, तो उसके हिसाब से ट्रिक बना हेलिना की सोना चांदी। ये सारे की सारी +1 संयोजकता है। इसी तरह से +2 संयोजकता, +2 जो संयोजकता है
इसको हम लोग देख लेते हैं, 2 पॉजिटिव संयोजकता यानी कौन कौन सी होती है, बेरिलियम, बोरोन, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, बेरियम थोड़ा मैंने नहीं लिखा है इसलिए इसको लिख देता हूं, बेरियम और कॉपर लिखाया हुआ है, जिंक, और जिंक के बाद में आता है लोहा, आयरन, ठीक है, आयरन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लोहा लिख देता हूं हिंदी में, लोहा। आप इसको, ये +2 वैलेंसी वाले हैं, इन ये ज्यादातर +2 वैलेंसी शो करते हैं, यानी +2 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्यान से, +2, इसको याद करने का तरीका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, कॉपर, जिंक और आयरन। एक बात और मैं आपको बता दूं, पहली बात कि ये ना तो कोई पीरियोडिक टेबल है, ना ये कुछ इकट्ठे किए हुए तत्व हैं जिनको अगर आप इनकी वैलेंसी याद करते हैं तो बड़ा फायदा होगा आपको। देखिए, बेटा मांगे कार और बाप दे दे कॉपर, जिंक, लोहा, कि भाई खुद ही बना ले कार, यानी कोई वैज्ञानिक टाइप का बेटा रहा होगा तो बेटा मांगे कार कि पापा मुझे कार दिला दो, पापा कहता बेटा ये ले रॉ मटेरियल बना लेना, क्या क्या चाहिए, कॉपर तार बनाने के लिए, जिंक कोटिंग करने के लिए, लोहा भाई लोहे की कार होती है। कहने का मतलब बेटा मांगे कार तो बाप दे दे कॉपर, जिंक और लोहा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, ये देखिए 2। इसी तरह 3 वैलेंसी वाला भी आप याद कर सकते हैं। 3 वैलेंसी जिसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है, अर्थात जिसके बाह्यतम कक्षा में कुल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों त्याग देता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोरोन, है ना, बी फॉर बोरोन। एल्यूमिनियम और आयरन। अब आप कहोगे आयरन दोनों में कैसे है, तो हो सकता है इसको याद करने का तरीका, बाबा अली लोहे का, बाबा अली लोहे का, इसको याद कर सकते हैं। हालांकि देखिए लोहा 2 तरीके से, ये फेरिक और फेरस और फेरिक 2 कंडीशंस में रहे। अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो रहेगा फेरस, लेकिन अगर एक और त्याग देता है तो फेरिक बन जाता है। और आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अर्थात फेरस का जब ऑक्सीकरण होता है फेरिक में, यानी फेरस क्या था, पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा था, अब एक और इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागता है तो वो इलेक्ट्रॉन उससे चला जाता है, उसके ऑक्सीकरण में वृद्धि हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, ऑक्सीकरण में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये मैं दोबारा बताऊंगा जब ऑक्सीकरण अपचयन वाला कराऊंगा, तो आपको उदाहरण दे देके करवाएंगे इसको। तो ये हो गया। अब उसके बाद में आता है +4 वैलेंसी वाला। +4 वैलेंसी एक आप याद रखना, 4 वैलेंसी वाला कौन सा होता है, कार्बन होता है और सिलिकॉन होता है ना। आप इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाएगा, ससी करके याद कर लेना या वैसे याद कर लेना। तो उसके बाद में आता है -3 वाला, अर्थात जिनके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात वो 3 ग्रहण करके अपना स्टेप पूरा करते हैं। तो एक होता है आपका, क्या होता है, नाइट्रोजन, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अच्छा, और फॉस्फोरस। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं न्यूज पेपर। अगर याद करने में दिक्कत है तो इसको न्यूज पेपर बोला जाता है ना, या नाइट्रोजन फॉस्फेरस या नाना पार्टिकल, जैसा भी आपको याद करना है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इसके बाह्यतम कक्षा में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का भी एक अलग ही तरीका है, आप चाहें तो मैं उसको बता दूंगा। अच्छा, अब 2 नेगेटिव वाले, जो जिनकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है, वो कौन से होते हैं, आप देखिए जरा ध्यान से। 2 नेगेटिव वैलेंसी वाले जो होते हैं ये बड़े ही सिंपल होते हैं, 2 ही होते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर। आप चाहो तो उसको ओ यस कर लो, ठीक है। इनकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है। इसी तरह से 1 नेगेटिव वाली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, आयोडीन, आयोडीन, ये हो गया ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड होता है भाई, ध्यान रखना। ब्रोमीन नॉन मेटल होता है और साथ में लिक्विड होता है, इसलिए इसको ब्रोमीन जल भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके पास, इसको ऐसे याद करो, फिर कल बाहर आई, ये सब -1 वाले। वैसे ये हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन का सामान्य मतलब होता है लवण बनाने वाला पदार्थ, वेरी सिंपल। और ये तो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल से लिया गया है। ये वो परमाणु है, ये वो तत्व है जिनकी संयोजकता लगभग इतनी रहती है। और आप 9th क्लास और 10वीं क्लास में जितने भी कंपाउंड बनाओगे उसमें बड़ी हेल्प करेगा। 9th और 10th में जितने भी ये नॉर्मल कंपाउंड होते हैं, जितने भी आपको
रिएक्शंस वगैरह के लिए कंपाउंड काम आते हैं, उनमें यही संयोजकता ही काम आती है। कोई एक आध एलिमेंट अगर छूट गया हो तो उसके लिए क्षमा करें, वैसे नॉर्मली आप देख लीजिए पूरा बुक उठाकर, इनसे बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं। वो आपको गैडोलियम नहीं देंगे, वो आपको गैलियम नहीं देंगे, है ना, ये चीजें बड़ी क्लासों में आ जाती है। तो ये कुछ छाटे हुए छटनी किए हुए परमाणु हैं और इनको ट्रिक वाइज मैंने आपको बताया ताकि ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। आप चाहे तो इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में सिर्फ आपको मटेरियल ही मटेरियल मिलेगा जो लर्न करने वाला है। जैसे ही आप इसको लर्न कर लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं मिटाने जा रहा हूं, दोबारा से कहता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, और वो ट्रिक देखने के लिए आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख के और आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बहुपरमाणविक यौगिक के बारे में बता देता हूं कि बहुपरमाणविक यौगिक क्या होता है। एक तो पता नहीं ये कब बने, कैसे बने, जैसे भी बने, इनका जो नाम रख दिया ना वो वही नाम है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। जिसकी एक तो इनकी शक्लें भी ऐसी हैं, जैसी है ना वैसी ही लिखी जाती हैं। उसके बाद मैं कुछ बात करूंगा। जैसे देखिए ये है NH4+1, इसका मतलब ये हुआ इसकी संयोजकता +1 है और इसका नाम पड़ा अमोनियम। अमोनियम ये बहुपरमाणविक आयन है ना, ये यौगिक नहीं है, पहले बता रहा हूं, ये एक अस्थायी यौगिक है, इसके साथ कुछ न कुछ लगा होगा, ठीक। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अधूरे हैं लेकिन इनके नाम यही रहते हैं, अमोनियम। उसी तरह से OH, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो भी लगा है, ऑक्साइड भी लगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैं इनको ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि थोड़े, एक चीज और बतानी है आपको, क्योंकि अब इसमें कायदे से तो बनता है नाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, इसका नाम जो रखा है वही रहेगा ये हमेशा। ये अमोनिया नहीं है, ध्यान रखना, अमोनिया NH3 होता है, ये अमोनियम है। ईएम किसमें लगता है, जो पॉजिटिव होते हैं। अब उसी तरह से NH3 नेगेटिव, ये क्या है, ये है नाइट्रेट, नाइट्रेट। इसी तरह से CO3, ये क्या है, कार्बोनेट। इसी तरह से S, ये इसकी वैलेंसी भी 2 नेगेटिव होती है। इसी तरह से सल्फेट, सल्फेट। इसी प्रकार से फास्फेट, ठीक है, PO4। हाँ, सोचने वाली बात ये है कि ये जो बहुपरमाणविक यौगिक है ना, ये सारे के सारे ब्रैकेट में हम डाल देते हैं अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं उसमें ये सारी चीजें काम आएगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट्टम पट्टी कर लीजिए, चटनी बना के चाट लीजिए, ये बिल्कुल यही है, ऐसे ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की केमिस्ट्री इसलिए खराब होती है क्योंकि उनके नाम नहीं आते उनको। अब आप दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाए तो आयनिक कंपाउंड इन्हीं के आधार पर बनता है। अब समझाता हूं मैं कैसे बनता है आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक यौगिक कैसे बनता है। आयनिक यौगिक में लेफ्ट साइड में धनात्मक भाग होता है और उसमें ईएम लगा होता है। जरूरी नहीं कि ईएम लगा हो, लेकिन ज्यादा में ईएम लगा होता है। और लेफ्ट वाला साइड ऋणात्मक होता है और इसमें क्या लगा होता है, इसमें आइड लगा होता है। ये बात दोनों ध्यान रखने वाली है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अधिकतर सॉल्ट जो होते हैं जैसे NaCl, Na क्या है, धनात्मक होता है, Cl ऋणात्मक होता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड, ये आइड हो गया और ये ईएम हो गया, ठीक है। ये ध्यान आ गया आपको। अच्छा, एक चीज, ये कंपाउंड बनाते कैसे हैं जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड, तो आप सब लोगों को पता है एल्यूमिनियम पहले लिखना धनावेश है और क्लोराइड उसके बाद लिखना। अब सुनना, एल्यूमिनियम क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 होती है, जबकि क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। तो 1 इसके पैरों में जाएगा और 3 इसको पैरों में जाएगा। तो 1 तो लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, तो अदला बदली हो जाती है। हमें ये अदला बदली ही करना है, ये सदैव ध्यान रखिए। इसकी संयोजकता इसके पैर में और इसकी संयोजकता इसके पैर में जाती है। अब आप दुनिया का कोई भी कंपाउंड बना लीजिए, जो संयोजकता से संबंधित मैंने आपको ट्रिक बताई, एक तो वो याद कर लेना, दूसरा ये याद कर लेना। आपको कोई भी कंपाउंड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9th क्लास स्पेशली, 9th क्लास और स्पेशली जो अपने कंपटीशन एग्जाम में उसमें पूछ लेते हैं बहुत बार, ये संयोजकता के आधार पर पूछ लेते हैं। जैसे ये पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से धनावेशित या धनात्मक त्रिसंयोजी धनावेश है, निम्न में से त्रिसंयोजी धनावेश है, तो यानी इसका मतलब वो पूछ रहा है +3 वैलेंसी किसकी है, +3 संयोजकता किसकी है। ऐसे पूछता है कि निम्न में से त्रिसंयोजी धनावेश या त्रिसंयोजी धनायन कौन सा है, या निम्न में से त्रिसंयोजी ऋणायन कौन सा है। तो अगर धनायन पूछ ले तो एल्यूमिनियम हो गया, बाबा अली, और क्या हो गया, लोहे का, ये हो सकता है। अच्छा, ये त्रिसंयोजी धनायन हो सकता है भाई।
इसी तरह से वो पूछ ले द्विसंयोजी धनायन, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये आपको पूछ सकता है। वो ये बोल सकता है कि निम्न में से कौन सा बहुपरमाणविक यौगिक है जो धनात्मक है, एक संयोजी धनावेश है, एक संयोजी धनात्मक, आप सब लोगों को पता है अमोनियम। वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा द्विसंयोजी धनावेश है, सल्फेट हो सकता है, कार्बोनेट, नाइट्रेट, कुछ भी दे सकता है वो आपको। हमारा मेन मकसद क्या है, इनसे संयोजकता से कुछ बनाना। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना पड़े, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाना पड़े, मान लो सल्फेट बनाना पड़े, बाय द वे सॉरी थोड़ा हिंदी से इंग्लिश लिख दिया, समझ लेना आप लोग। एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम, सल्फेट का मतलब ये रहा अपना SO4। अब देखिए इसकी संयोजकता 2 होती है तो वो इसके पैर में जाएगी, इसकी संयोजकता 3 होती है तो वो इसके पैर में जाएगी। अब सवाल ये कि इसके पैर में लगाएं कि इसके पैर में लगाएं, कि गुणा भाग करके लगाएं। अगर मैंने 3 चौके 12 लगा दिया तो ये SO4 SO12 बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर पूरा का पूरा सल्फेट यहां पर है 3, तो इसका मतलब ये 3 जब लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा कर लगाएंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इसकी संयोजकता यहां आती है ब्रैकेट लगा कर आती है, इसलिए मैंने इनमें ब्रैकेट लगाया। हालांकि अगर एक होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉपर सल्फेट होता, जैसे कॉपर सल्फेट होता तो कॉपर का Cu हो गया, सल्फेट का क्या होता है SO4 होता है, ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, 2 से 2 कट जाता, फिर तो कुछ नहीं आता। लेकिन यहां तो 3 और 2 का है ना, तो 2 इसके पैर में और 3 इसके पैर में, तो Al2SO4 का थ्राइस हो जाएगा। समझने वाली बात है ये कि इसकी संयोजकता इसके पैर में और इसकी संयोजकता इसके पैर में जाती है, इसीलिए बहुपरमाणुविक यौगिक और उनके जो संयोजकता है मैंने आपको याद करवाई है, ये बहुत जरूरी है याद करना। इसी तरह से एक डबल सॉल्ट है, उसका जो हम सूत्र बना सकते हैं, जिसमें 24 अणु पानी के जुड़े होते हैं, क्रिस्टलन जल के रूप में या अपने हाइड्रेट के रूप में जुड़े होते हैं। आप सब समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं, फिटकरी डबल सॉल्ट होता है, पोटेशियम सल्फेट भी होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी होता है। तो अगर इतना आपने याद कर लिया कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट और उसमें 24 पानी के अणु जोड़ने, बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। देखिए पहला क्या है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सूत्र पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट ये रहा SO4, पोटेशियम सल्फेट, और फिर क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब समझने वाला बात है, ध्यान से समझने वाली बात है, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, डबल साल्ट हो गया, और 24 अणु हमें पानी के जोड़ने, 24 H2O जोड़ने हैं हमें, ठीक है। फिटकरी का सूत्र आपको याद हो जाएगा। अब देखिए सल्फेट की संयोजकता 2 होती है तो वो K के पैरों में आ जाएगी, K2, और इसकी 1 होती है इसलिए यहां कुछ लगाएंगे नहीं, तो K2SO4। Al, अब Al इसकी संयोजकता 2 होती है तो वो इसके पैर में आ जाएगी, तो Al2, और Al की संयोजकता 3 होती है तो वो SO4 के पैर में आ जाएगा, तो ये थ्राइस हो जाएगा, है ना 3, तो ये बन जाएगा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र है। ऐसे करके आप इप्सन सॉल्ट और जितने भी सॉल्ट है ना उसके सूत्र याद कर सकते हैं। ये तो सूत्रों की बात थी, ये हम जितने भी अपने सूत्र बनाते हैं वो इसी विधि से बनाते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। मैं आज का जो सेशन है यही कंक्लूड करूंगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी टॉप सीक्रेट है, तो आप लोग बने रहिए। आज मैं आपको प्रश्न नहीं बता रहा हूं क्योंकि आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आप प्लीज इतना लर्न कर लीजिए। अगर आपने इतना रट लिया तो इससे रिलेटेड प्रश्न अगली क्लास में मैं आपको होलसेल में दे दूंगा और आप उन प्रश्नों को खुद हल कीजिएगा। मेरा पूरा विश्वास है केमिस्ट्री एकदम फूंक के उड़ा देंगे आप लोग। बस इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।